जय सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आइए बच्चों, सर्कुलर्स, आई होप जहां तक मैंने सर्कुलर अब तक आपको पढ़ाया है वो आपने आपके एंड पे रिवाइज कर लिए हैं एंड आपके कंट्रोल में आ गए सारे सर्कुलर्स। आइए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट सर्कुलर पढ़ते हैं हम बच्चों। आई होप सर्कुलर की अप्रोच समझ में आ रही है, द वे वी रेड द कॉन्सेप्ट्स क्लियर, उसी तरीके से आपको ये सर्कुलर्स पढ़ने हैं। एंड यस, दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर्कुलर्स में से आपको, जैसा मैं लास्ट लेक्चर में बोल चुका हूँ, मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आप देख पाएंगे एग्जाम्स के अंदर। क्लियर, सो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जामिनेशन में अपेयर होना अगर आपने इस पे कमांड बना दी तो। आइए सर, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, क्लेरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू टैक्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी बिटवीन रिलेटेड पर्संस। सबसे पहली बात, कॉर्पोरेट गारंटी के केस में वैल्यू क्या आता है, रूल नंबर 28 में हम पढ़ चुके हैं बेटा। रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 कि अगर आपने कॉर्पोरेट गारंटी दी है टू योर रिलेटेड पर्सन, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1% of the amount of guarantee given per annum or actual consideration charged for guarantee given, whichever is higher is the value of supply in case of corporate guarantee. Clear? Okay. अब सर ध्यान देना बेटा, सर पहली बात तो ये वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगा कि 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी गिवन पर एनम और एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज विचएवर इज हायर इफ द रेसिपिएंट यूनिट, जिसने कॉर्पोरेट गारंटी, जिसके लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी है, दैट रेसिपिएंट यूनिट इज लोकेटेड इन इंडिया। क्लियर, डन, ये हमने रूल रिवाइज कर लिया। अब देखो सर, सबसे पहली बात, सर सपोज आपने कॉर्पोरेट गारंटी दिया है 10 करोड़ का, कॉर्पोरेट गारंटी दिया है 10 करोड़ का, पर जिसको गारंटी दिया है, जिस रेसिपिएंट यूनिट के लिए आपने गारंटी दिया है, उसने बैंक से लोन जो लिया है वो केवल 7 CR के लिया है साहब। तो क्या कॉर्पोरेट गारंटी का लिए जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हम काउंट करेंगे वो 10 करोड़ के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे या 7 करोड़ के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे? तो सर ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला कि भाई हमने क्या करा है, हमने तो गारंटी दे दी ना सर, अब तुम लोन लो या ना लो, हमें क्या करना है यार उसे। सो अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी गिवन विल बी कंसिडर्ड, मतलब इस एग्जाम्पल में 10 CR will be considered for calculating the value of supply irrespective of fact कि आपने एक्चुअली लोन डिसबर्स कराया कि नहीं कराया, एक्चुअली लोन कम लिया या नहीं लिया, वी डोंट केयर। पढ़िए, लोन ओनली पार्टली अवेल्ड और नॉट अवेल्ड एट ऑल, उससे कोई रिलेवेंस नहीं है, आपने कितना लोन लिया उससे मतलब नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द लोन इज एक्चुअली डिसबर्स्ड, इससे कोई मतलब नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द लोन एक्चुअली डिसबर्स्ड, उससे मतलब नहीं है। आपने जब कॉर्पोरेट गारंटी, जैसे मैंने कॉर्पोरेट गारंटी दी है, तो ऐसे केस में जो अमाउंट ऑफ गारंटी दिया है 10 CR, उसका 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर बेटा। सेकंड, टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स। भाई आपने मान लो HDFC बैंक से लोन करा रखा है, क्लियर, अब आप लोन अकाउंट शिफ्ट कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, कहां पर, ICICI बैंक में बेटा। तो पहले आपने जैसे कॉर्पोरेट गारंटी ABC प्राइवेट लिमिटेड ने दे रखी थी सर कॉर्पोरेट गारंटी, किसके लिए, PQR प्राइवेट लिमिटेड के लिए बेटा। क्लियर, किसको दी थी, HDFC बैंक को दी थी बेटा। नाउ लोन अकाउंट इज बीइंग टेकन ओवर बाय ICICI बैंक, तो क्या होता है, यहां से गारंटी जो होती है बेटा वो HDFC बैंक से शिफ्ट होके ICICI बैंक के पास गारंटी चली जाएगी। यहाँ पे कोई नया गारंटी इशू नहीं हो रहा है, इसलिए वापस से कोई GST पे करने की जरूरत नहीं है। आपने जब HDFC बैंक को गारंटी दी होगी तब उस टाइम जो GST पे कर दिया वो पे कर दिया बेटा। सर क्लेरिफिकेशन, in case of takeover of existing loans by another banking company or financial institution, since there is merely an assignment of an already issued corporate guarantee, कि पहले गारंटी दी थी HDFC बैंक को, अब गारंटी हो रही किसको, ICICI बैंक को, शिफ्ट हो रहा है बेटा। यहाँ पे कोई नया गारंटी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए GST will not be payable again unless there is issue of fresh corporate guarantee or there is a renewal of the existing corporate guarantee, तो बात अलग है, अदरवाइज वापस से GST पे करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी बेटा। अगर आपने इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी दी है, जैसे डोमेस्टिक रेसिपिएंट है, डोमेस्टिक कंपनी बेटा, तो सर ऐसे केस में आपने और हमने पढ़ लिया ऑलरेडी क्या, रेसिपिएंट यूनिट जिसके लिए आपने कॉर्पोरेट गारंटी दी है वो अगर डोमेस्टिक कंट्री में है, इंडिया में है बेटा, तो ऐसे केस में सर जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड ने PQR प्राइवेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट गारंटी दिया है, दोनों कौन है, अगर दोनों ही डोमेस्टिक एंटिटी है, तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट गारंटी के केस में सर सर्विस सप्लायर कौन है, जिसने गारंटी दी है, गारंटी किसने दी है, ABC ने दी है, तो ABC विल बी लायबल टू पे GST ऑन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर, और इनवॉइस भी इशू करेगा कौन, सर्विस सप्लायर बेटा। पर अगर जो कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है वो अगर ओवरसीज एंटिटी है या फॉरेन एंटिटी है और उसने अपने रिलेटेड
एंटिटी जो लोकेटेड इन इंडिया है उसको अगर कॉर्पोरेट गारंटी दी है तो यहाँ पे जीएसटी लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपेंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, और रेसिपेंट को खुद पे इनवॉइस भी इशू करना पड़ता है। क्लियर, डन सरकार। फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, ध्यान देना बच्चों, रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 तभी एप्लीकेबल है व्हेन दी रेसिपेंट इज लोकेटेड इन इंडिया। अगर रेसिपेंट आउट ऑफ इंडिया है, आपने आउट ऑफ इंडिया वाली किसी एंटिटी के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दिया है, तो ऐसे केस में ये रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं होता है। पढ़ लीजिए, द अबव प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस of providing corporate guarantee between related persons, that is where the recipient of service is between related person, रेसिपेंट ऑफ सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब दोनों जो रिलेटेड पर्सन है उसमें से रेसिपेंट जो का है आउटसाइड इंडिया, तो रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं होता, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, वहां नॉर्मल वैल्यू देखेंगे हम बेटा। फिर सर कॉर्पोरेट गारंटी फॉर मल्टीपल ईयर्स और लेस देन अ ईयर, दिस इज वेरी गुड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो। सरकार मान लो जैसा आपने और मैंने पढ़ा है कि कॉर्पोरेट गारंटी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी गिवन पर एनम। तो अगर मल्टीपल ईयर्स के लिए दिया है, जैसे 5 साल के लिए आपने कॉर्पोरेट गारंटी दिया है, 1 करोड़ का सब, चलो 10 करोड़ वाज द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन, कितना 10 करोड़, तो 10 करोड़ का 1% कितना हो गया 10 लाख रुपी, 10 लाख रुपी पर एनम, 5 साल के लिए दिया तो 50 लाख रुपी, और एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज विच एवर इज हायर शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और यही अगर मान लो 6 मंथ के लिए दिया होता तो बेटा, तो अगेन इसमें भी क्या होगा सर, पार्ट ऑफ द ईयर काउंट करेंगे, मतलब 1% पर 1% ऑफ द कॉर्पोरेट गारंटी गिवन इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई पर एनम, तो 6 मंथ के लिए मतलब हाफ हो जाएगा, तो 10 करोड़ का सर 10 करोड़ का 1% कितना होता है 10 लाख रुपी, 10 लाख रुपी का 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, मतलब हो गया क्या 5 लाख शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर, समझे मेरी बात, तो 5 लाख और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पढ़ लीजिए सर, क्लेरिफिकेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेड सर्विस प्रोवाइडेड फॉर a particular number of years shall be 1% of the amount of such corporate guarantee given multiplied by the number of years for which the said guarantee is given, or actual consideration whichever is higher here। एंड खास बात, भले मल्टीपल ईयर्स के लिए आपने कॉर्पोरेट गारंटी दिया, बट जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ सच गारंटी, जब आपने गारंटी दिया है उसी टाइम पे आपको जीएसटी पे करना है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अगर सप्लाई लायबल है तो क्लियर। और अगर रेसिपेंट लायबल है रिवर्स चार्ज में, तो रेसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो। वेयर कॉर्पोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर लेस देन अ ईयर, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये रहा सर तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो 6 मंथ डिवाइड बाय 12 इंटू 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक और इश्यू, मान लो आप, क्या नाम सर, PQR प्राइवेट लिमिटेड, अब आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 10 करोड़ का लोन लिया, उसके लिए कॉर्पोरेट गारंटी चाहिए, पर कॉर्पोरेट गारंटी कोई सिंगल पर्सन नहीं दे रहा आपको बेटा, 2 अलग अलग कॉर्पोरेट ने मिलके आपके लिए गारंटी दी है बेटा। क्लियर, आप ऐसे मतलब खतरनाक आदमी हो कि आपके लिए कोई सिंगल आदमी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं, बोला 2-3 जने देंगे तो मैं गारंटी दे दूंगा साहब, वरना मैं नहीं दूंगा। तो सर अगर मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज है जिसने आपके लिए कॉर्पोरेट गारंटी दिया है, ऐसे केस में सर हर एक का प्रोपोर्शन देखा जाएगा कि कितना अमाउंट का गारंटी दिया है। जैसे 10 करोड़ में से 6 करोड़ का गारंटी किसी एक पर्सन ने दिया है, 4 करोड़ का गारंटी किसी और ने दिया है, जैसे केस में सर 6 करोड़ का 1% और इधर 4 करोड़ का 1%, या एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज रेस्पेक्टिवली विच एवर इज हायर शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, सेकंड, मान लो सर आपने 10 करोड़ का कॉर्पोरेट गारंटी, आपने 10 करोड़ का लोन लेना बेटा, उसके लिए 2 जनों ने मिलकर आपके लिए क्या दिया है, कॉर्पोरेट गारंटी दिया है, तो सर वहां पे रिस्क कितना एलोकेट किया देखना ध्यान से उसके लिए। क्लियरिफिकेशन, इन केसेस वेयर कॉर्पोरेट गारंटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज और co-guarantors, we first need to determine which of the two values is higher, sum of the actual consideration paid to co-guarantors or 1% of the total amount guaranteed, मतलब दोनों ने जो कंसिडरेशन चार्ज किया है वो, और रेस्पेक्टिव 1% whichever is higher। if total actual consideration is higher, the value of supply will be the said amount obviously। if 1% of the total amount of guarantee
इज हायर। अब सुनना बात को ध्यान से बेटा। सर जैसे पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड को लोन लेना था, उसने दो लोगों से गारंटी ली बेटा, एक ली ए लिमिटेड से, एक लिया बी लिमिटेड से। अब इनका जो एक्चुअल कंसिडरेशन था और 1% ऑफ 10 करोड़ मतलब 10 लाख और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, तो एक्चुअल कंसिडरेशन अगर हायर था तो इसका जो एक्चुअल कंसिडरेशन था दैट विल बी द वैल्यू, इसका जो एक्चुअल कंसिडरेशन होगा वही वैल्यू हो जाएगा बेटा। पर अगर एक्चुअल कंसिडरेशन इज लोअर देन दी 1%, तो 1% शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा। क्लियर? अब सुनना ध्यान से बेटा। तो ऐसे केस में 1% of what? If the 1% of total guaranteed amount is higher, GST shall be payable by each co-guarantor proportionately on 1% of the respective amount guaranteed by them. इसने अगर 6 करोड़ का लोन का गारंटी दिया, इसने 4 करोड़ का लोन का गारंटी दिया, तो ऐसे केस में सर यहाँ पे 6 करोड़ का 1% 6 लाख, इधर 4 करोड़ का 1% 4 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, इसे कंपेयर कर लेना बेटा। क्लियर? ये एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, सेम एग्जांपल जो 60-40 मैंने आपको बोला है बेटा। आया ना भाई? क्लियर? ध्यान देना बेटा, ये एग्जांपल एज इट इज एग्जाम में भी बनते हैं कभी कभी क्वेश्चन बन के। ओके सर, आइए बच्चों एक और एग्जांपल देख लो। इफ अ कॉर्पोरेट गारंटी इज इश्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ से 5 years, then the value of such guarantee to be calculated 1% per year of the amount of such corporate guarantee given or the actual consideration whichever is higher, that is the value of such corporate guarantee provided would be 5% of the total amount guaranteed or the actual consideration whichever is higher. Therefore, GST would be payable on such amount at the time of issuance of such corporate guarantee. जब आपने corporate guarantee दिया है उसी टाइम पे आपको GST पे करना पड़ेगा, that is 5% of the amount guaranteed or actual consideration whichever is higher shall be the value of supply. Clear? जब गारंटी आपने इशू किया ना तभी GST पे करना पड़ेगा इतना, इस अमाउंट पर बेटा। पर मान लो आपने गारंटी दिया 1 साल का, फिर 1 साल खत्म हुआ, फिर वापस रिन्यू किया, फिर उसके बाद वापस रिन्यू किया, तो ऐसे केस में जब जब आप रिन्यू कराएंगे तब तब रेस्पेक्टिव 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन विचएवर इज हायर पे वैल्यू पे टैक्स पे करना है। 5 साल का एक साथ आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 5 साल का गारंटी आपने दिया भी नहीं है। क्लियर? पर आपने गारंटी 5 साल का एक साथ दिया होता तो 5% और एक्चुअल कंसिडरेशन विचएवर इज हायर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या यहां लिखा है बेटा? देखो, हाउएवर इफ अ कॉर्पोरेट गारंटी इज इश्यूड से फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एंड इज रिन्यूड 5 times for a period of 1 year each, then tax would be payable on 1% of the amount of such guarantee given or actual consideration whichever is higher on issue of the such corporate guarantee given in the first year as well as on every renewal in the subsequent financial year बेटा। क्लियर? सब्सिक्वेंट ईयर बेटा। हाँ है ना भाई? कोई खास बात? डन। समझे मेरी बात? तो कुल मिला के कॉर्पोरेट गारंटी के केस में 1% of the guarantee given per annum और एक्चुअल कंसिडरेशन whichever is higher is the value of supply। मल्टीपल को गारंटर्स थे तो सर उन्होंने रेस्पेक्टिव कितने अमाउंट का गारंटी दिया, वो उसका 1% और उनका एक्चुअल कंसिडरेशन whichever is higher is the value of supply बेटा। आया ना भाई? एंड सर ध्यान देना बच्चों, अगर रेसिपिएंट यूनिट आउट ऑफ इंडिया है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर है, तो ये रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 नहीं लगेगा, क्योंकि रेसिपिएंट मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया। जिसके लिए आपने गारंटी दिया दैट शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, तो ये रूल नंबर 28 सब रूल नंबर 2 लगता है। और अगर रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है तो वहाँ पे नॉर्मल वैल्यूएशन रूल लगाइए, कोई नॉर्मल वैल्यूएशन मैकेनिज्म लगाइए, कोई दिक्कत नहीं सर। वहाँ पे डिम्ड वैल्यू का पॉइंट आता ही नहीं बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? और हाँ सर एक और बात ध्यान देना बच्चों, हमेशा ये 1% पर एनम वाला जो अमेंडमेंट इस बार हुआ है यार, इसके बेस पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट भी है सर्कुलर भी बेटा। ओके, इसलिए एग्जांपल भी जो यहाँ दे रखे हैं मैंने, इसको ध्यान से देखना, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन भी बनते कभी कभी। ओके मालिक, आई होप समझ में आया, कोई टफ पॉइंट नहीं था, सिंपल पॉइंट था बेटा इसमें। ओके चलिए, अच्छा टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन अगर है तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी पेमेंट ऑफ जीएसटी अगेन, क्योंकि एक बार जीएसटी पे कर चुके हो बेटा आप लोग। ओके, नया फ्रेश गारंटी दिया होता तो बात अलग है बेटा। चलिए सरकार आइए, बड़ा अच्छा सर्कुलर एक और वारंटी रिप्लेसमेंट के केस में क्या होने वाला है सर? क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी लायबिलिटी एंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और इट्स पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विस ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। अच्छा पॉइंट है सर, ये गुड पॉइंट, इसका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, और प्रैक्टिकली सोचेंगे तो बहुत ईजी आपको लगेगा। ओके, मल्टीपल इश्यूज है पर आप अगर सोचेंगे लॉजिकली हर एक आंसर आपके पास में होगा बेटा। आइए, फर्स्ट, वेदर जीएसटी वुड बी पेएबल ऑन द वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ द गुड्स और इट्स पार्ट्स। आप मुझे बताइए सर कोई मोबाइल फोन आपने परचेज किया, अंडर वारंटी कवर था, उसका कैमरा खराब हो गया, आप ऑथराइज सर्विस सेंटर गए, उसने या मैन्युफैक्चरर के पास गए, उसने वो पार्ट रिप्लेस करके दे दिया विदाउट एनी चार्ज अंडर वारंटी, क्या वो सप्लाई है? क्या उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। सेकंड थिंग, वो कैमरा जो रिप्लेस किया है मैन्युफैक्चरर ने,
क्या उस कैमरा का आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो कैमरा का कॉस्ट, वो ऑलरेडी जब मोबाइल का कॉस्ट उसने निकाला होगा ओरिजिनली, जब मोबाइल बेचा होगा तब उसका ऑन एन एवरेज वारंटी में कितने पार्ट्स वगैरह रिप्लेस होते हैं, उन सब का एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी वैल्यू में इंक्लूड कर चुके हैं, ऑलरेडी आपसे रिकवरी कर चुके हैं, ऑलरेडी उस पर जीएसटी पे कर चुके हैं, उसको कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना, क्योंकि उसने फ्री में, सर ये फ्री सप्लाई नहीं है, ये ऑलरेडी मोबाइल की कॉस्ट में इंक्लूडेड है, फ्री सैंपल नहीं है बेटा ये। तो आईटीसी भी मिलता है, सेकंड थिंग फ्री में जब रिप्लेसमेंट किया तब जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा क्रक्स है इस सर्कुलर का, जो आपको ऑलरेडी आता है। आओ बच्चों अब आगे बात करते हैं हम लोग, एक एक पॉइंट की बात करते हैं बेटा। मालिक, issue whether GST would be payable on the warranty replacement of goods or its parts or supply of repair service by original equipment manufacturer without any consideration from the customer as part of warranty. Answer is absolutely no. No GST is payable because no consideration is charged from the customer. हाँ सर, अगर आपने कोई एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया होगा कस्टमर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो एडिशनल कंसिडरेशन पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। कोई पार्ट अगर रिप्लेस किया उसका चार्ज ले लिया आपने, सर्विस चार्ज ले लिया, उन पे जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी केवल एडिशनल कंसिडरेशन जो लिया उसी पे लगेगा जीएसटी। ओके डन। सेकंड, whether in such cases manufacturer is required to reverse the ITC. Answer is absolutely no in respect of such replacement of goods or its parts or supply of repair service as part of warranty, in respect of which no additional consideration is charged from the customer. कस्टमर से कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, कोई बात नहीं भाई, पर सर जब ओरिजिनली गुड्स उसने सप्लाई किया होगा तब उसने इस वारंटी कॉस्ट को अपोर्शन करके पूरी अपनी कॉस्टिंग में ऐड करा हुआ है। फिर कोई फ्री गिफ्ट नहीं है, कोई फ्री सैंपल नहीं है, यहाँ पे इसको आईटीसी मिलेगा, आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्लियर डन। सरकार ये देखिए, जब मैन्युफैक्चरर ने ओरिजिनली कॉस्ट निकाली होगी तब द कॉस्ट इंक्लूड्स लाइकली कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स एंड और इट्स पार्ट्स एंड और रिपेयर सर्विसेज टू बी इंकर्ड ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। है ना भाई, इसलिए इसको एग्जाम सप्लाई नहीं मान सकते, फ्री सप्लाई नहीं मान सकते, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये वेरी इजी सर, लॉजिकल डन। थर्ड, whether GST would be payable on the replacement of goods or its parts and or repair service provided by a distributor without any consideration from the customer as part of warranty on behalf of the manufacturer. भाई आज मान लो मोबाइल बनाया है एप्पल कंपनी ने बेटा, क्लियर, इसका डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथराइज सर्विस सेंटर है कहाँ? मुंबई में बेटा। अब वहां मुंबई में आप ऑथराइज सर्विस सेंटर गए, वहां आपने सर कैमरा रिप्लेस करवाया या मोबाइल का जो भी पार्ट या कंपोनेंट खराब हो गया था उसका रिपेयर कराया, रिप्लेस कराया। अब आप मुझे बताओ, डिस्ट्रीब्यूटर ने फ्री तो रिप्लेस कर दिया, पर वो मैन्युफैक्चरर से रिकवरी कर लेगा ना यार, तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई जीएसटी पे करना है? आंसर इज नो। इन सच अ केसेस इज नो कंसिडरेशन इज चार्ज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द कस्टमर, so no GST would be payable by the distributor on the said activity of providing replacement of goods or its parts and or repair services to the customer. कोई GST पे करने की जरूरत नहीं है। However, if any additional consideration is charged by the distributor from the customer, if any additional consideration is charged by the distributor from the customer, भाई अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने आपसे कोई एडिशनल कंसिडरेशन ले लिया होगा तो यस सर, either for replacement of any parts or components or for any service, then GST will be payable on such supply with respect to such additional consideration. वो additional consideration पे आपको GST पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई GST पे नहीं करना है। ओके मालिक, चलिए इशू नंबर 4, इन दी अबाउ सिनेरियो। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, मैं यहां लिखता हूं। सर ये है मैन्युफैक्चरर, समझना बात को ध्यान से। अच्छा आप एग्जांपल मोबाइल का ले लो, कोई मशीन का ले लो, कुछ भी ले लो, मोबाइल इज वेरी इजी जिससे आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। ये कहाँ है मैन्युफैक्चरर साहब? मान लो बेंगलोर में है सर, ओके। डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथराइज सर्विस सेंटर ये कहाँ है मालिक? मुंबई में। आप हो कौन? कस्टमर। इसने क्या परचेज किया भाई? मोबाइल परचेज किया। अब मोबाइल अंडर वारंटी कवर था, अब वारंटी में अगर मोबाइल कवर था तो ऐसे केस में सर वो अगर खराब हो गया है या उसका कोई पार्ट रिप्लेस करना है या कुछ सर्विस करनी है आपको, तो आप कहाँ जाएंगे? ऑथराइज सर्विस सेंटर जाएंगे बेटा। अब आप ऑथराइज सर्विस सेंटर गए या डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, वो क्या करेगा? वो ये तो नहीं बोलेगा जाओ मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, ऐसा तो नहीं बोलेगा आपको वो,
क्लियर? नहीं, अगर डायरेक्ट वहां जाते तो बात अलग है सर। उसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली कि उसने फ्री में अगर रिप्लेस किया है, सर्विस किया है, कोई चार्ज नहीं लिया, कोई जीएसटी पे नहीं करना है, ना उसको कोई आईटीसी रिवर्स करना है। पर प्रैक्टिकली हम कहा जाते हैं बच्चा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं या ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के पास जाते हैं बेटा? ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, कुछ भी बोल दो बेटा। क्लियर? हम वहां पे गए, अब उसने क्या किया, मोबाइल को चेक किया और देखा कि यस ये वारंटी में कवर है। अब अगर वो मोबाइल वारंटी में कवर है, या मोबाइल तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी गुड्स वारंटी में कवर है, तो सर ऐसे केस में उसने फ्री में वो पार्ट रिप्लेस किया, सर्विस किया और आपको दे दिया, कोई चार्ज नहीं लिया, उस पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। पर पॉइंट आता है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथराइज सर्विस सेंटर वो पार्ट जो रिप्लेस किया, मान लो मोबाइल का कैमरा खराब हो गया साहब, वो कैमरा जो रिप्लेस किया है वो कैमरा ये कहां से लाएगा? तो मैन्युफैक्चरर से लेगा बेटा। क्लियर? तो फर्स्ट केस डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को बोलेगा भाई साहब ये मोबाइल आया रिपेयरिंग के लिए, मैंने चेक कर लिया है, वारंटी में कवर है ये, आप कैमरा भेज दो, मैं रिप्लेस कर देता हूं इसका। ओके साहब। सर इसने क्या किया, कैमरा यहां भेज दिया होगा। अब कैमरा यहां भेजा, अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान भेज दिया होगा इसने बेटा, इसमें कोई जीएसटी पे नहीं किया होगा। सर डिस्ट्रीब्यूटर ने वो कैमरा रिसीव किया थ्रू डिलीवरी चालान, वो कैमरा रिप्लेस किया और मोबाइल सही करके दे दिया कस्टमर को। ना तो इसमें कोई जीएसटी पे करना है, ना इसको कोई आईटीसी रिवर्स करना है, नहीं कुछ करना है, कोई खास बात। डन। सेकंड केस, अब सर सर्विस सेंटर वाला बोलेगा कि साहब कैमरा आएगा, बेंगलुरु से मुंबई आएगा, 4 दिन लगेंगे, उसके बाद आप आना। भाई मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं निकलती बेटा। आप सर 4 दिन, हम 4 मिनट मोबाइल से दूर नहीं रह सकते सर, ऐसा लगता है कुछ धड़कने दूर रख के आ गए हम। सर हमने बोला नहीं नहीं आपको तो आज ही रिपेयर करके देना है। तो कई बार क्या होता है, कंपनीज इस तरह से इंस्टेंट सर्विस देने के लिए क्या करती है, ऑथराइज सर्विस सेंटर पर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास में ऑलरेडी वो कैमरा था, मैन्युफैक्चरर से बात करी डिस्ट्रीब्यूटर ने कि सर मेरे पास वो कैमरा पड़ा है, क्या करूं? उसने बोला कि एक काम कर, तू अभी कैमरा रिप्लेस करके रख ले और मेरे यहां से तू कैमरा मंगा लेना। तो केस नंबर 2, सर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने पास जो स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो कस्टमर को सर मोबाइल में रिप्लेस करके दे दिया, और मैन्युफैक्चरर ने वो कैमरा जितना रिप्लेस किया उतना डिलीवरी चालान के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के भेज दिया। अब मैन्युफैक्चरर को ना तो कोई जीएसटी पे करना है, ना कोई आईटीसी रिवर्स करना है, ना डिस्ट्रीब्यूटर को कोई जीएसटी पे करना है, ना कोई आईटीसी रिवर्स करना है, खत्म बात। थर्ड केस, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला क्या कि साहब ऑलरेडी 100 कैमरा, 100 कैमराज डिस्ट्रीब्यूटर बेचता भी है अगर मान लो अलग से, या कोई पार्ट है मोबाइल का जो डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेचता है, उसने मैन्युफैक्चरर से ओरिजिनली परचेज किए थे, ऑलरेडी परचेज किए हुए थे, और वो स्टॉक पड़ा था कहां पे, डिस्ट्रीब्यूटर के यहां पे। अच्छा, तो 100 कैमरा का इसने, इसको इनवॉइस लिखा हुआ होगा बेटा पहले ही, ऑलरेडी पुराना इनवॉइस था बेटा जिसपे जीएसटी लगाया था बेटा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को कैमरा बेचा है। क्लियर? अब सर उस जीएसटी का क्रेडिट भी लिया होगा डिस्ट्रीब्यूटर ने, अब उसमें से एक कैमरा वो इसको फ्री में रिप्लेस करके दे देगा। क्लियर? तो क्या होगा, अब वो एक कैमरा या तो मैन्युफैक्चरर इसको अलग से डिलीवरी चालान के थ्रू भेजे, वो हमने बात ऑलरेडी कर ली। पर कई बार क्या होता है, ये डिलीवरी चालान के थ्रू भेजना क्यों, मेरे पास 100 कैमरा थे, अब 99 रह गए, बोला मैंने एक फ्री में तेरे बिहाफ पे रिप्लेस किया है, एक काम करो मेरे को वो एक कैमरा का, मैन्युफैक्चरर को बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटर क्या, एक कैमरा का क्या कर दो, क्रेडिट नोट इश्यू कर दो। क्लियर? तो दिस कैन बी डन, कोई दिक्कत नहीं है। से वो कैमरा पे जीएसटी पे किया था, उसमें से एक कैमरा का क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरर क्रेडिट नोट इश्यू कर देगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। और ऐसे केस में सर मैन्युफैक्चरर का एक कैमरा का लायबिलिटी कम हो जाएगा क्रेडिट नोट की वजह से, और उतना क्रेडिट, एक कैमरा का क्रेडिट उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि एक तरह से मानेंगे क्या, 99 कैमरा ही परचेज किए डिस्ट्रीब्यूटर ने किससे, मैन्युफैक्चरर से, और एक कैमरा मैन्युफैक्चरर ने दे दिया किसको, कस्टमर को बेटा। आया ना भाई? अरे क्लियर? आई होप बात समझ में आ रही सर आपको। सर वेरी इजी पॉइंट्स। क्लियर? डन। अच्छा ये भी हो सकता है सर कि एक कैमरा, 100 कैमरा ऑलरेडी परचेज कर लिया था किसने, डिस्ट्रीब्यूटर ने, किससे, मैन्युफैक्चरर से। 100 कैमरा पर उसने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया था, जिसका वो क्रेडिट ऑलरेडी ले चुका है। अब क्या करें मालिक, अब एक कैमरा जब रिप्लेस करके दिया फ्री में कस्टमर को, तो वो उस एक कैमरा का
ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर देगा, वन कैमरा का इनवॉइस इश्यू कर देगा, इनवॉइस टू मैन्युफैक्चरर, खत्म बात। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, कैमरा रिप्लेस कर दिया और कस्टमर को प्रोवाइड करा दिया। अब वो एक कैमरा सर था किसका, डिस्ट्रीब्यूटर का था ना यार, वो तो उसने परचेज किया था मैन्युफैक्चरर से, तो इस एक कैमरा का बिल लिख देगा कौन, डिस्ट्रीब्यूटर, किसको, मैन्युफैक्चरर को। ऐसे केस में बिल पे जीएसटी लगा देगा और सर उसका क्रेडिट ले लेगा कौन, मैन्युफैक्चरर, खत्म। ऐसा मान लो ना डिस्ट्रीब्यूटर ने बेच दिया कैमरा मैन्युफैक्चरर को, तो इसने तो अपना लायबिलिटी बढ़ा दिया और इसने अपना क्रेडिट ले लिया, बेटा खत्म बात। अरे यस या नो, क्लियर, डन। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, ये सब ऑप्शन सर्कुलर ने लिखे हैं। शायद हर एक पॉइंट समझ में आया। अब सर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, हर एक केस को सेपरेट केस रखो, माइंड अप्लाई करो, आंसर लिखो, खत्म। क्लियर, आपको कोई मगअप करने की जरूरत नहीं है। आई होप पूरा शिद्दत से पॉइंट समझ में आया। आओ बच्चों, मैं बुक से बता देता हूं आपको, देखिए ध्यान से। इन दी अबव सिनेरियो, when distributor provides replacement of goods or its parts to the customers as part of warranty on behalf of manufacturer, whether any supply is involved between distributor in the manufacturer, क्या ये मानेंगे डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को बेचा है, and whether the distributor would be required to reverse the ITC in respect of such replacement of goods or its parts। तो इसमें चार अलग अलग केस है, देखो वो चारों के चारों केस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया उस पिक्चर के थ्रू बेटा, वापस रिपीट करता हूं बेटा। फर्स्ट, कुल मिला के हुआ क्या है कि सर डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑलरेडी कैमरा था और उसने वो कैमरा वारंटी में रिप्लेस करके दे दिया कस्टमर को। अब सर ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में ट्रांजैक्शन क्या होंगे, चार अलग अलग ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बच्चों। फर्स्ट, देयर में बी केसेस वेयर डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट्स टू द कस्टमर्स अंडर वारंटी बाय यूजिंग हिज ओन स्टॉक और बाय परचेजिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड चार्जेस द कंसिडरेशन फॉर द पार्ट्स और रिप्लेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जो मैंने लास्ट केस बताया आपको, फोर्थ केस, कि भाई एक कैमरा रिप्लेस किया, एक कैमरे का बिल लिख दिया इसने मैन्युफैक्चरर को, बाय इश्यूएंस ऑफ अ टैक्स इनवॉइस फॉर द सेड सप्लाई मेड बाय हिम टू द मैन्युफैक्चरर। इन सच अ केस जीएसटी वुड बी पेएबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने बिल लिखा मैन्युफैक्चरर को, बिल लिखेगा किसको, मैन्युफैक्चरर को, वॉइस। क्लियर, ये मान लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर ने एक कैमरा बेचा है किसको, मैन्युफैक्चरर को, वो कैमरा उसके पास ऑलरेडी था, या फिर वो कैमरा उसने थर्ड पार्टी से परचेज करके रिप्लेस कर दिया और उसका बिल लिख दिया मैन्युफैक्चरर को, खत्म बात बेटा। क्लियर, तो सर बिल लिखा होगा तो बिल पे जीएसटी लगा देगा, जिसका क्रेडिट मैन्युफैक्चरर ले लेगा बेटा, खत्म। एंड द मैन्युफैक्चरर वुड बी एंटाइटल्ड टू अवेल द आईटीसी ऑफ द सेम। इन सच केस नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर इज रिक्वायर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम, क्योंकि उसने एक तरह से ये माल बेचा है मैन्युफैक्चरर को बेटा। सेकंड, देयर में बी केसेस where distributor raises a requisition to the manufacturer for the parts to be replaced by him under warranty and manufacturer then provides the said parts to the distributor for the purpose of such replacement to the customer as part of warranty। distributor ने मैन्युफैक्चरर को फोन किया, भाई एक कैमरा का रिक्वायरमेंट आप भेजो मेरे को, वो डिलीवरी चालन के थ्रू भेज देगा। क्लियर, और ऐसे केस में कस्टमर के लिए वो फ्री वारंटी में रिप्लेसमेंट दे दिया। अब ऐसे केस में डिलीवरी चालन के थ्रू गुड्स यहाँ पे आ गया, ना जीएसटी किसने चार्ज किया, ना आईटीसी को रिवर्स करना है। इन सच अ केस where the manufacturer is providing such parts to the distributor for replacement to the customer during warranty period without separately charging any consideration at the time of such replacement, no GST is payable on such replacement of the goods or its parts by the manufacturer. Further, no reversal of ITC is required to be made by the manufacturer in respect of the goods or its parts so replaced by the distributor under warranty। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, भाई डिस्ट्रीब्यूटर ने फोन किया कि एक कैमरा भेजो, इसने एक कैमरा भेज दिया थ्रू डिलीवरी चालान। अब मैन्युफैक्चरर को सिंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है इसने, इसको कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है। ओके, डन। केस नंबर 3, देयर में बी केसेस वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट्स टू द कस्टमर अंडर वारंटी आउट ऑफ द सप्लाई ऑलरेडी रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। भाई मैन्युफैक्चरर से 100 कैमरा आ गए थे बेटा ऑलरेडी, अब एक कैमरा फ्री में रिप्लेस कर दिया, तो 100 कैमरा जब परचेज किए थे तब टैक्स इनवॉइस इशू किया था मैन्युफैक्चरर ने किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, एक कैमरा फ्री में रिप्लेस किया है उसने मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे, तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा भाई क्रेडिट नोट भेज दे। मैन्युफैक्चरर इश्यूज अ क्रेडिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और इट्स पार्ट्स सो रिप्लेस्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 34 सबसेक्शन 2। मतलब क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट वो 30 नवंबर, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर निकलना नहीं चाहिए बेटा।
क्लियर? अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी में भी एडजस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। एक कैमरा का टैक्स लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर कम हो जाएगा और इधर एक कैमरा का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। कुल मिला के 100 कैमरा पे टैक्स पे किया था मैन्युफैक्चरर ने, 100 कैमरा का क्रेडिट लिया था डिस्ट्रीब्यूटर ने। अब उसमें से एक कैमरा फ्री में दे दिया कस्टमर को, तो एक कैमरा का क्रेडिट नोट ये इशू कर देगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। एक कैमरा का लायबिलिटी से कम हो गया, एक कैमरा का क्रेडिट ये कम कर देगा। कुल मिला के ये मानेंगे 99 कैमरा इसने इसको बेचे कुछ नहीं रहा, और एक फ्री में कस्टमर को दे दिया रिप्लेस करके। ओके डन। ये सम 4। देयर में बी केसेस where the distributor replaces the goods or its parts to the customer under warranty by using his own stock and raises the requisition to the manufacturer for the goods or the parts। भाई मेरे पास अभी स्टॉक पड़ा है, मैंने कस्टमर को फ्री वारंटी में वो कैमरा फ्री रिप्लेस करके दे दिया, आप डिलीवरी चालान के थ्रू मेरे को भेज दो, खत्म बात। आप क्रेडिट नोट वगैरह मत भेजो। मेरे पास 100 कैमरा थे, 100 ही मेरे को चाहिए, एक कैमरा मैंने फ्री में रिप्लेस किया कस्टमर को, एक कैमरा तुम मेरे को भेज दो, तो वो डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स भेज देगा। क्लियर? विदाउट चार्जिंग एनी एडिशनल कंसिडरेशन, ना कोई क्रेडिट नोट इश्यू करने का, ना कुछ करने का बेटा। वो डिलीवरी चालान के थ्रू मैन्युफैक्चरर इसको कैमरा भेज देगा। 100 गुड्स इसके पास थी, 100 अभी भी है बेटा, एक कैमरा डिलीवरी चालान के थ्रू आ गया और कस्टमर के लिए रिप्लेस जो किया था उतना स्टॉक वापस पूरा हो गया बेटा। कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरर को भी आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वारंटी कॉस्ट उसकी वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बन चुका है, कस्टमर को वो दे रहा है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, तो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में काम आया और कोई क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। आइए इश्यू नंबर 5 देखते बेटा हम। यस सरकार, देखिए इश्यू नंबर 5। सरकार अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, मान लो कोई मोबाइल खराब हो गया, कैमरा रिप्लेस किया, साथ में कुछ सर्विसेज भी दी उसने, रिपेयरिंग सर्विसेज। अब रिपेयरिंग सर्विसेज के लिए उसने कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं लिया, पर मैन्युफैक्चरर से उसने चार्जेस लिए रिपेयरिंग सर्विस के। तो सर कस्टमर से कोई चार्ज नहीं किया, बात खत्म, कोई चार्ज नहीं तो कोई जीएसटी नहीं, पर उसने सर्विस चार्जेस लिखे किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरर विल बी लायबल टू, ऐसे केस में डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा मैन्युफैक्चरर को, और टैक्स इनवॉइस पे जीएसटी लगेगा और जीएसटी का क्रेडिट मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा, क्योंकि उसके बिजनेस का खर्चा है एक तरह से। यस, जीएसटी वुड बी पेएबल ऑन सच प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय डिस्ट्रीब्यूटर to the manufacturer and manufacturer would be entitled to avail the ITC of the same beta। आइए इश्यू नंबर 6। Sometimes companies provides offers of extended warranty। अब सुनना, जैसे आपने कार परचेस किया, अब 3 साल की वारंटी आती है बाय डिफॉल्ट, अगर आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो 50,000 रुपये और दीजिए और 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी कार के लिए आपको मिल जाएगा। कितना एडिशनल कंसिडरेशन? 50,000 रुपये। अब एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कार इटसेल्फ आपने एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन लिया तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और सर जो गुड्स है दैट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट, तो सर गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा और जो गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स है वही लग जाएगा एक्सटेंडेड वारंटी अमाउंट पे भी। पर अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली तो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा, कोई टैक्स पे करने की जरूरत। पर 3 साल जब एक्सपायर होने वाले थे, 3 साल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, 3 साल जब एक्सपायर होने वाले थे उससे पहले आप बोलते हो मेरे को नहीं वो एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, तो उस टाइम पे अगर आपने 50,000 रुपये देके एक्सटेंडेड वारंटी लिया है तो 50,000 विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट सर्विस और उस पर रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लग जाएगा। गुड्स की रेट से मतलब नहीं बेटा उस केस में, वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं होगा बेटा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ये पता नहीं था कि आप वारंटी लोगे कि नहीं लोगे बेटा, बाद में और उस टाइम पे ली थी तो वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। आइए, समटाइम्स कंपनी ऑफर extended warranty to the customer which can be availed at the time of original supply or just before the expiry of the standard warranty period। Whether GST would be payable in both the cases? Answer is yes। फर्स्ट केस में अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही आपने ले लिया तो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट होगा और प्रिंसिपल सप्लाई विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स और जीएसटी पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। क्लियर? हाउएवर इफ द सप्लाई ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी इज मेड बाय अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द सप्लायर ऑफ गुड्स, कि कार बेचने वाला अलग है, एक्सटेंडेड वारंटी देने वाला कोई पर्सन अलग है, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सप्लाई फ्रॉम द ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड विल बी टैक्सेबल एज सप्लाई ऑफ सर्विस। भाई कार खरीदी उसी टाइम पे आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली पर किसी और से ली बेटा, तो कार सप्लायर इज नॉट द सप्लायर ऑफ सर्विस ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी ना यार, तो एक्सटेंडेड वारंटी जिसने दी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में अलग से इंक्लूड होगा, उसका सेपरेट बिल इशू होगा और सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई होगा। सेम वे अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन उस टाइम पे नहीं लिया था जब कार बेची बेटा, बाद में अगर आपने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो ऐसे केस में इसको रेस्पेक्टिव जो खुद की रेस्पेक्टिव वैल्यू सप्लाई है सप्लाई ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी वही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए और रेस्पेक्टिव सप्लाई ऑफ सर्विस का बिल इशू करना पड़ेगा। क्लियर? और जीएसटी लायबिलिटी आएगी उस टाइम पे जब आपने एक्सटेंडेड वारंटी। क्लियर? डन, कोई खास बात
नहीं? आई होप ये वारंटी रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट पूरा समझ में आया आपको। क्लियर? ध्यान दीजिए बच्चों, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। आपको बहुत शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन करना और उसके बाद लॉ को अप्लाई करना है। बहुत बार क्या करते हैं, हम चाहते हैं क्या सबको मिक्स करके एक साथ आंसर दे दें, नहीं, हर ट्रांजेक्शन आंसर अलग, ये ट्रांजेक्शन आंसर अलग। क्लियर? ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आप हर ट्रांजेक्शन को डिफाइन करके उसको नोट लिखना और उसके बाद आप उसका आंसर दीजिए, अपने आप आंसर आएगा, मेरी गारंटी बेटा आपसे। क्लियर? डन। तो सर ये जो मैंने 4-5 केसेस आपको पढ़ाए, आप चाहे तो रेस्पेक्टिव पॉइंट के साथ में अपना नोट लिख दीजिएगा, आपको आंसर अपना मिल। आओ बच्चों, सरकार एनएचएआई टाइम ऑफ सप्लाई को लेके एक सर्कुलर था बच्चों। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करता है साहब, आपको रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया सर, पर आपको केवल रोड बनाना नहीं है, रोड को बनाना भी है, उसको मेंटेन भी करना है। 15-17 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा। ये यहां पे बोल दिया क्या, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा सर? आप खुद बताइए सर। अगर कोई इवेंट फिक्स है ऑन द हैपनिंग ऑफ व्हिच रेसिपिएंट बिकम्स लायबल टू पे द कंसीडरेशन टू द सप्लायर, जब लायबिलिटी आ रही है उस दिन उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो इनवॉइस अगर टाइम पे इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, नहीं तो जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वो, या पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये मैंने नटशेल में बताया। आइए पढ़ते हैं बेटा। क्लेरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ construction of road and maintenance thereof of the national highways projects of National Highways Authority of India in hybrid annuity model। okay, इशू क्या बेटा, पढ़ना ध्यान से। अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द कंसेशनर मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हैज टू कंस्ट्रक्ट द न्यू रोड एंड प्रोवाइड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द सेम। ओ एंड एम भी करना है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट भी करना है ऑफ द सेम, which is generally spread over a period of 15 to 17 years, and payment for the same is also spread over the years. What is the time of supply for the purpose of payment of tax on the said service of the HAM? What is the time of supply in this case? तो ऐसे केस में it is called continuous supply of service बच्चों। क्लियर? सिंपल सा बोल दिया सर। यहाँ पे अंडर HAM मॉडल मतलब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसके अंदर केवल रोड बना के नहीं देना है, आपको डेवलप भी करना है, उसको ऑपरेट भी करना है, मेंटेन भी करना है, एंड सर आपको पेमेंट भी स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, एंड सर आपको टाइमली सर इनवॉइस रेज करना है बेटा। तो सर दिस फिट्स इन द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। है ना, यहाँ पे केवल और केवल कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट टू ऑपरेट एंड मेंटेन द सेम भी है बेटा। इट इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? तो इसलिए हर कॉन्ट्रैक्ट को आपको सेपरेटली देखना पड़ेगा, होलिस्टिकली हर कॉन्ट्रैक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें केवल और केवल कंस्ट्रक्शन काम ही है या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी है। अगर ऑपरेशन मेंटेनेंस भी है तो इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसे केस में सर इट फिट्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या होता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 3 months is called continuous supply of service. And since in this case you are providing the services for more than 3 months, obviously 15-17 साल है बेटा ये, तो दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम सप्लाई क्या होता है, वही प्रोविजन यहाँ लिख दिया बेटा। क्या लिखा बेटा सर? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 हमने पढ़ा ना बेटा कि अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, टाइमली इशू नहीं किया तो जब वो इवेंट हुआ है, जब पेमेंट की लायबिलिटी थी वो, जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वो, या पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या होता है, या तो पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स होता है, अगर ड्यू डेट फिक्स है तो सर उस दिन उससे पहले उतना अमाउंट का इनवॉइस इशू करना है। अगर आपने उस दिन उससे पहले उतना अमाउंट का इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर नहीं इशू किया तो जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वो दिन, या एक्चुअल पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अरे हाँ है ना भाई? यस। क्लियर? तो डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस कब मानेंगे बेटा इसमें, जिस दिन पेमेंट ड्यू था। कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर होती है तो किस दिन मानेंगे सर्विसेज कंप्लीट हुई है, हर वो इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ व्हिच रेसिपिएंट बिकम्स लायबल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, या फिर हर वो डेट जब पेमेंट ड्यू होता है, ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, उस दिन मान लेंगे उतने पोर्शन की सर्विस क्या हो गई है, कंप्लीट। क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस अगर होता है तो हर वो पोर्शन को सेपरेट सर्विस मान लिया जाता है, जितने अमाउंट के लिए, जितने काम के लिए पेमेंट ड्यू हो जाता है बच्चों। क्लियर? तो सर जैसे आपको पीरियडिकली 6 महीने बाद सर 3 लाख रुपए का इनवॉइस इशू करना है, तो 3 लाख का सर्विस कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने बाद। ड्यू डेट जिस दिन आएगी उस दिन मान लेंगे 3 लाख की सर्विस हो गई कंप्लीट। उस दिन या उससे पहले अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, नहीं तो जिस दिन वो 3 लाख रुपए ड्यू हुए वो दिन मान लेंगे उतना सर्विस क्या हो गया, कंप्लीट। वो दिन या एक्चुअल पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। कोई खास बात नहीं। अरे हाँ है ना भाई?
ओके एंड सर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या होता है, सिंस पेमेंट इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए अलोंग विद द कंसिडरेशन सम इंटरेस्ट पोर्शन भी पेएबल होता है। तो एनएचएआई कंसेशनर को कुछ इंटरेस्ट पोर्शन भी देती है, तो इंटरेस्ट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। हमने पढ़ा हुआ वैल्यूएशन रूल्स के अंदर कि वैल्यू शेल इंक्लूड एनी अमाउंट विच इज चार्जेस, इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस एटसेट्रा, वो भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे और उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर, पक्का, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। ये सर्कुलर भी खत्म होता है, अब कोई खास बात नहीं थी, सिंपल पॉइंट है बेटा। ओके आइए बच्चों, अब एक और स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस। टेलीकॉम कंपनीज जो गवर्नमेंट से राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स रहती है, वैसे ही स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस इनको स्पेक्ट्रम यूसेज भी ये सर्विसेज अवेल करते हैं गवर्नमेंट से। कौन? टेलीकॉम ऑपरेटर्स। समझना बात को ध्यान से। सर इशू क्या है, इन केस ऑफ स्पेक्ट्रम एलोकेशन वेयर सक्सेसफुल बिडर दैट इज टेलीकॉम ऑपरेटर ऑप्ट्स फॉर मेकिंग पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। पहले मैं बताता हूं बेटा, आपने सुना होगा ना 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस पे करने पड़ते हैं टेलीकॉम कंपनी को। किसको? गवर्नमेंट को पे करता है। तो एक तरह से गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ध्यान से दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, अगेन गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हुम? टेलीकॉम ऑपरेटर्स। क्लियर? अब टेलीकॉम कंपनीज को सर्विस दे रहा है कौन? गवर्नमेंट। अब आपको पता है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी इज चार्जेबल टू जीएसटी, वो भी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसी में अप्लाई होता है बेटा यहाँ पे। अरे क्लियर, देखो यहां लिखा है सब। मैं चाहता हूं आप थ्योरी नहीं पढ़े, मेरे से पहले ट्रांजेक्शन सीखे फिर यहां देखिए बेटा। मालिक, इन केस ऑफ स्पेक्ट्रम एलोकेशन, these are the services, these are the services which are being provided by the government to the telecom operators। और आपको पता है क्या, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय गवर्नमेंट, एंड सर सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट। इन तीन के अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी बाय द गवर्नमेंट आर चार्जेबल टू जीएसटी, दैट टू अंडर आरसीएम। तो सर स्पेक्ट्रम एलोकेशन चार्जेस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा टेलीकॉम ऑपरेटर को। ओके, तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई, जीएसटी लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है बेटा। सेकंड बात, सिंस इन दिस केस अगर टेलीकॉम कंपनी अपफ्रंट वन टाइम पेमेंट कर देती है, तो जब पेमेंट किया है, आपको पता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है बेटा, याद करो सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 3। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है सर, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर वेन एवर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अपफ्रंट अमाउंट पे किया है, एक बार में पूरा स्पेक्ट्रम अलोकेशन चार्जेस पे कर दिया, पिक्चर खत्म, वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई है, उसी टाइम पे आपकी लायबिलिटी रेज हो जाएगी और टेलीकॉम कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, खत्म। पर अगर टेलीकॉम कंपनीज ने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना ऑप्शन लिया है विच इज स्प्रेड ओवर मल्टीपल ईयर्स, तो अगेन सर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग स्पेक्ट्रम यूसेज, spectrum allocation to business entity over a period of time for which periodically service recipient is making payment to the government. So again it qualifies under the definition of continuous supply of service। है ना भाई, जो इनका एग्रीमेंट होता है फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जिसमें लिखा होता है कि आपको कब कब पेमेंट करना है, एंड सर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग स्पेक्ट्रम यूजेस स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विसेज टू होम टेलीकॉम कंपनीज, इट इज अगेन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो क्वेश्चन आता है क्या, अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जब सेक्शन नंबर 13(3) हमने पढ़ा था, तो उसमें तो हमने सिंपली क्या पढ़ा था, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर होगा तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी कब आएगी, इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन लॉ में नहीं दे रखा, इसके लिए सर्कुलर आया। क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, ये नॉर्मल जो सर्विस सप्लायर होते हैं जिसमें फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी आती है उसके लिए जरूर दे रखा है प्रोविजन, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर रेसिपिएंट लायबल है और सर्विस अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो क्या करेंगे, ये कहीं नहीं लिखा है।
उसके लिए सर्कुलर आया, और सर्कुलर क्या बोलता है बेटा, अच्छा यहां तक समझ में आया बेटा, रिवर्स चार्ज लगता है, ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये देखो बेटा, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई ऑफ स्पेक्ट्रम एलोकेशन सर्विसेज, if the telecom operator chooses the option to make the payment in installments, the payment has to be made spread over the contract period in the installments, and payment for each installment is to be made after specified periods as specified in the frequency assignment letter by the Department of Telecom, which is in the nature of contract. The same is a continuous supply of service, जो हमने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 33 ऑफ द CGST में पढ़ा। Since the supply of service that is spectrum usage is agreed to be provided by the supplier to the recipient continuously for a period which is exceeding 3 months with periodic payment obligations, है ना भाई, इसलिए कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस है। अब यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, देखिए, हाउएवर यहाँ पे टैक्स लगता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर, टाइम ऑफ सप्लाई दिया हुआ है कहाँ पर, सेक्शन 13(3) में, पर 13(3) ने कहीं पे भी कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस के बारे में नहीं बताया। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो अगर अपफ्रंट अमाउंट पे किया है तो सर जब पेमेंट किया तभी टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, बात खत्म है। रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, जब उसने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, सर्विस सप्लायर को पेमेंट किया, गवर्नमेंट को पेमेंट किया, तभी टाइम ऑफ सप्लाई आ गया, तब टैक्स पे करना। पर अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है तो ऐसे केस में क्या होगा सर, ऐसे केस में जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, दैट डेट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टाइमली अगर पेमेंट नहीं किया तो जब पेमेंट हो जाना चाहिए था एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर जो यहां पे लिखा हुआ है ना भाई। एक बार यहां देख लीजिए बेटा, पहले एज पर सेक्शन 31(5)(a) ऑफ द CGST एक्ट, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज ascertainable फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ जो फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर में लिखा हुआ है, तो ड्यू डेट फिक्स होती है बेटा। द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, इन द इंस्टेंट केस द डेट ऑफ पेमेंट टू बी मेड बाय टेलीकॉम ऑपरेटर to Department of Telecom is clearly ascertainable from the notice inviting applications read with frequency assignment letter, उसमें clearly लिखा कि ये due date of making payment होगा। Accordingly, tax invoice will be required to be issued in respect of the said supply of service on or before the due date of payment as per the terms of the as per the option exercised by the telecom operator। तो जब आपका पेमेंट का ड्यू डेट आएगा तब उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू होना है ना भाई। तो इन द लाइट ऑफ द अबव इट इज क्लैरिफाइड दैट in case where full upfront amount is made by the telecom operator, GST would be payable when the payment of the said upfront amount is made or is due, whichever is earlier। अगर upfront amount कर रहा है एक बार में तो जिस दिन पेमेंट ड्यू हुआ वो दिन, या जब पेमेंट किया वो, whichever is earlier is the time of supply। Whereas where deferred payment is made by the telecom operator in specified installments, the GST would be payable as and when the payments are due or made, whichever is earlier। तो जब इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हुई वो दिन, या उससे पहले आपने पेमेंट कर दिया वो दिन, whichever is earlier। मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई उसके बाद अगर पे किया है, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई वही टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। पर इंस्टॉलमेंट बाद में ड्यू होने वाली है, आपने पेमेंट पहले ही कर दिया, तो पेमेंट जो किया वो दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। कुल मिला के पेमेंट ड्यू और पेमेंट मेड whichever is earlier shall be the time of supply। यहाँ 61st डे का इंतजार नहीं करना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी है पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, ध्यान देना बेटा। तो ऐसे केस में वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं सर, क्योंकि यहां पे लिखा है क्या कि ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर मान लो कोई भी राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे माइनिंग के लिए राइट्स मिल गए बेटा, तो एनी सिमिलर सर्विसेज के लिए भी सिमिलर ट्रीटमेंट ही किया जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है, इफ द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ऐसे केस में अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है तो अपफ्रंट अमाउंट अगर पे किया है तो जिस दिन अमाउंट पे किया है वो दिन, या जिस दिन पेमेंट ड्यू था वो, whichever is earlier is the time of supply। और पेमेंट इज स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन इंस्टॉलमेंट्स, तो जब जब आप पेमेंट कर रहे हो वो दिन, या जब पेमेंट ड्यू हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट का तब, whichever is earlier is the time of supply for respective installment। भारत माता की जय। क्लियर, जैसे राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स होते हैं which are also spread over a period of time, similar tax treatment has to be done for the all the cases which are similar to reverse charge mechanism and continuous supply of service बेटा। क्लियर, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया। आइए बच्चों और सर्कुलर पढ़ते बेटा। आई होप मजा आ रहा है बेटा। ध्यान दीजिए, हर केस को आप ये समझिए, हर सर्कुलर को समझिए कि आप एक केस सोल्व कर रहे हो। केस याद नहीं करना है, हर केस को सोल्व करो तो याद अपना हो जाएगा। सरकार आइए, प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1
क्लॉज नंबर सी ए ऑफ आईजीएसटी एक्ट को लेकर एक क्लेरिफिकेशन आया, मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी ए ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मैं सप्लायर हूं गुड्स का, मैंने पेंसिल सप्लाई किया है किसको? कस्टमर को, हु इज अनरजिस्टर्ड। अच्छा, कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो B2B सप्लाई अगर है तो कस्टमर ने जो एड्रेस दिया होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर अगर कस्टमर इज अनरजिस्टर्ड तो भी हमने क्लोज नंबर सी ये पढ़ा था लास्ट टाइम, जिसमें पढ़ा था हमने क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा अगर बिल पे रेसिपिएंट का लोकेशन लिखा है तो। क्लियर? और अगर रेसिपिएंट का स्टेट का नाम भी आपने लिख दिया तो मान लेंगे रेसिपिएंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड है। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सरकार रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो ही बात कर रहा हूं बेटा मैं। पर सर आपने सर ई कॉमर्स ऑपरेटर से परचेज किया, मान लो कई बार होता ना बेटा, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट भेजा बेटा, 2 स्टेट्स, आपका हो पंजाब में, गर्लफ्रेंड का दिल्ली में बेटा। क्लियर? अब सर Amazon.in से आपने कुछ परचेज किया, परचेज करने वाले का एड्रेस कहाँ का है? पंजाब का है। तो सर उसने अपना एड्रेस क्या है? बिलिंग एड्रेस दिया पंजाब का, डिलीवरी एड्रेस कहाँ का दिया? सर दिल्ली का। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? रेसिपिएंट का लोकेशन क्या माना जाएगा? तो आपको पता है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनी क्या है? दिल्ली। तो आपकी गर्लफ्रेंड का जो एड्रेस है, गर्लफ्रेंड का एड्रेस मतलब सर जहां गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, दैट लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और उसी को रेसिपिएंट का लोकेशन माना जाएगा। इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। ओके सर, क्लेरिफिकेशन ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स particularly being supplied through e-commerce platform to unregistered persons where billing address is different from the address of the delivery of the goods। जैसे केस में डिलीवरी एड्रेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और हाँ सप्लायर को अपने बिल पे जो रेसिपिएंट का लोकेशन लिखना है वो भी डिलीवरी एड्रेस ही लिखना है। क्लियर? पक्का? डन? देखना ध्यान से। अच्छा मैं कह रहा हूं आपको क्या, अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन या किसी बड़े क्वेश्चन में एक पॉइंट ये आ सकता है 1 या 2 मार्क में, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में काम का पॉइंट। इश्यू, मिस्टर ए, an unregistered person located in X state places an order on an e-commerce platform for supply of a mobile phone which is to be delivered at an address located in Y state. Mr. A, while placing the order on e-commerce platform, provides the billing address located in X state, मतलब पंजाब मेरे एग्जाम्पल में। In such a scenario, what will be the place of supply of the said service of said supply of mobile phone, whether the state pertaining to billing address, that is state X Punjab, या स्टेट पर्टेनिंग टू डिलीवरी एड्रेस दैट इज स्टेट वाई दैट इज दिल्ली। हाँ जी सर, दिल्ली विल बी द प्लेस सप्लाई इस केस में बेटा। तो क्लेरिफिकेशन दिया, क्या लिख दिया साफ मैंने बोल्ड वर्ड में, क्या? वेयर डिलीवरी एड्रेस इज लोकेटेड, है ना भाई सर। और यहाँ क्या लिख दिया साथ में, ऑल्सो इन सच केसेज इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर बिलिंग एड्रेस एंड डिलीवरी एड्रेस आर डिफरेंट, the supplier may record the delivery address as the address of the recipient on the invoice for the purpose of determination of place of supply of the said supply of goods। तो सर अपने बिल पे भी रेसिपिएंट का लोकेशन क्या लिखने का? दिल्ली। क्लियर? भले ही सर पेमेंट करने वाला, बिलिंग करने वाला पर्सन पंजाब का, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां डिलीवर करने वाले हो दैट स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और वही रेसिपिएंट का एड्रेस आपको लिखना है इनवॉइस में बेटा। क्लियर? डन? आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड अच्छा पॉइंट था बेटा। आओ बच्चों सर अगला पॉइंट देखते बेटा। यस बच्चों, आई होप आपका समझ में आ रहा है बच्चों। अच्छा आइए अगला सर्कुलर देखते हैं बेटा। क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन क्लाइंट्स। अब सर यहां पे अगेन इस पैराग्राफ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूं बच्चों। आज मान लो कोई आउट ऑफ इंडिया में एक कंपनी है सर, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, मान लो आउट ऑफ इंडिया की कोई एक कंपनी है एप्पल इनकॉर्पोरेशन बेटा। उसने क्या किया, इंडिया की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया पूरा मार्केटिंग का, पूरा एडवर्टीजमेंट का। उसको बोला तुमको ही सारा मैनेज करना है कि कहां कहां पे एड लगवाने हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे एड देने हैं, जितनी भी मीडिया एजेंसी उनसे कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए कहां पे एड डिस्प्ले होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, एड का कंटेंट आपको तैयार करना है, ब्रोशर आपको तैयार करना है, आप पैसा बोलो। उसने बोला मैं 10 करोड़ रुपए लूंगा, बोला डन। अब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर है सर तो क्या ये इंटरमीडिएट सर्विस है क्या? आप बात समझना, अगेन मैं यहां लिखता हूं आपके लिए। मान लो एप्पल इनकॉर्पोरेशन कोई कंपनी है साहब,
उसने क्या किया, वाईएमसी प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया। वाईएमसी प्राइवेट लिमिटेड को क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया कि कंप्लीट एडवर्टीजमेंट, कंप्लीट वो आपको ही करना है, पूरा काम आउटसोर्स कर दिया। क्लियर। अब वाईएमसी प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है इंडिया के अंदर साहब, वो कोई मीडिया एजेंसी को हायर कर रहा है, उसको बोला कि तुम यहां पे ऐड करोगे। अब सर बात को समझना, नाउ मीडिया एजेंसी इज इशूइंग द इनवॉइस टू YMC Private Limited and YMC Private Limited has raised the invoice to Apple Incorporation। है ना भाई। अब YMC ने इनको बिल लिखा है कितने का, 10 CR का, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब मीडिया एजेंसी को हो सकता है सर उसने 10 लाख रुपए दियो, हो सकता है 50 लाख रुपए दियो, अरे यस नो। क्लियर। तो मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर क्या यहां पे YMC प्राइवेट लिमिटेड एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है क्या? आंसर इज नो। ये प्योरली एजेंट नहीं है। यहां पे तो एप्पल ने पूरा पूरा काम आउटसोर्स कर दिया YMC प्राइवेट लिमिटेड को। सो YMC प्राइवेट लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस एंड एट द सेम टाइम मीडिया एजेंसी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज डायरेक्टली टू YMC प्राइवेट लिमिटेड। वो एप्पल इनकॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होंगे पर एप्पल को सर्विस नहीं दे रहे, वो सर्विस दे रहे किसको, YMC को। सो इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इंटरमीडियरी। पर हाँ एट द सेम टाइम सर एप्पल ने बोला होता YMC को, चलो दूसरा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने, ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने YMC की जगह दूसरा नाम लिख रहा हूं ABC, YMC ऊपर हो गया बेटा, ABC प्राइवेट लिमिटेड को ये बोला होता कि इंडिया में कोई अच्छी मीडिया एजेंसी हमको बताइए जिसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट कराए तो मजा आ जाए जीवन के अंदर। क्लियर। सर एप्पल इनकॉर्पोरेशन को सर ABC प्राइवेट लिमिटेड ने कांटेक्ट करा दिया मीडिया एजेंसी से। क्लियर। अच्छा सरकार ABC प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा, इन दोनों को सर मिलाया है इसने। उसके लिए ABC प्राइवेट लिमिटेड अपना केवल क्या चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा, अपनी केवल एक फीस चार्ज करेगा। अदरवाइज मीडिया एजेंसी इज डायरेक्टली इशूइंग द इनवॉइस टू एप्पल इनकॉर्पोरेशन। अगर ऐसा होता है तो नाउ मीडिया एजेंसी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज डायरेक्टली टू एप्पल इनकॉर्पोरेशन एंड ABC प्राइवेट लिमिटेड इज जस्ट एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी। और ऐसे केस में ये केवल और केवल एक इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है साहब। ये ऑन इज ऑन ABC प्राइवेट लिमिटेड कोई सर्विस नहीं दे रहा है। क्लियर। तो यहां पे सर प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 8 क्लोज नंबर B लगेगा। पर जब मैंने YMC प्राइवेट लिमिटेड वाली बात करी थी बेटा, तो YMC जब इनवॉइस लिखेगा किसको, एप्पल इनकॉर्पोरेशन को, तो यहां पे सिंपली सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 2 लगेगा। ये इंटरमीडिएट वाली सर्विस में कवर नहीं होगा। और आपको पता है इंटरमीडिएट सर्विस में अगर कवर होता है तो सर्विस सप्लायर का लोकेशन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 में कवर होता है तो रेसिपिएंट का लोकेशन दैट इज एप्पल इनकॉर्पोरेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। और ध्यान बेटा एप्पल इनकॉर्पोरेशन का है मान लो यूएस में बेटा, तो यूएस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी मिलेगा इस YMC वाले केस में। पर अगर इंटरमीडिएट सर्विस होता तो ऐसे केस में ABC इज प्रोवाइडिंग इंटरमीडिएट सर्विसेज टू एप्पल इनकॉर्पोरेशन। यहां पे सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 8 क्लोज में B लगता है, जो बोलता है क्या, सप्लायर का लोकेशन दैट इज ABC प्राइवेट लिमिटेड का लोकेशन इटसेल्फ इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। वो कहा है मुंबई मान लो है तो मुंबई ही प्लेस सप्लाई हो गया। यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर नहीं हो पाता है। मैं बात कर रहा हूं ABC की बेटा। क्लियर। डन। समझे आप मेरी बात बच्चों। आइए अब बुक में देख लेते हैं बेटा, शायद समझ में आ गया बेटा। सर्कुलर दिखने में बड़ा दिखेगा बेटा, बाकी कंटेंट इतना ही है बेटा इसका। क्लियर माहौल। और जो मैंने यहाँ लिखा है प्लीज इसको आप अपने नोटबुक के अंदर भी नोट कर ले। भले लेक्चर को पॉज करके बैकवर्ड करके अपने नोटबुक में नोट कर ले, पर जरूर नोट करना, या फिर इस बुक में ही नोट कर ले सो दैट आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा ये। आओ बच्चों एक बार ये पढ़ो फिर नोट करना बेटा। अ फॉरेन कंपनी और फर्म हायर्स एन एडवर्टाइजमेंट कंपनी और एजेंसी इन इंडिया फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज एंड मे एंटर इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद द एडवर्टाइजिंग कंपनी और एजेंसी encompassing all the issues related to advertising services ranging from, मतलब सारा काम आउटसोर्स कर दिया, ranging from media planning, investment planning for the same,
creating and designing content, strategizing for maximum customer reach, the identification of media owners की किस किस से हमको marketing करवानी है, dealing with the media owners, procuring media space, etc. Everything for displaying, broadcasting or printing of advertisement, including monitoring of the progress of the same. In such a case, the advertising agency is providing one-stop solution to the client who outsources the entire activity to the agency. अब यहाँ पे ये intermediary नहीं रहा बेटा, क्लियर? पढ़ लो सर. In this scenario, the media owners, जो media owners है, raise the invoice to advertising agency बेटा. क्या देखिए बेटा, कंप्लीट आउटसोर्स किया तो मीडिया एजेंसी जो है, मीडिया ओनर्स जो है, वो डायरेक्टली बिल किसको लिखते हैं? YMC प्राइवेट लिमिटेड को बेटा. In this scenario, media owners raises the invoice to the advertising agency for inventory cost, which are then paid by the advertising agency. Subsequently, advertising agency raises the invoice to the foreign client for rendering advertisement services and receive the payment in foreign exchange from the foreign client. Clear? Issue number 1. Whether the advertising company, जो YMC वाला एग्जाम्पल था, YMC Private Limited, can be considered as intermediary between the foreign client and the media owners? Answer is absolutely no, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एग्रीमेंट है. Clear? One for providing one-stop solution for advertisement, which is entered into between the YMC and the foreign client. आया ना भाई? And second agreement between media company and YMC for display of the advertisement and various other activities performed by media agencies. Clear? तो दो separate agency है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस सप्लाई है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट काम नहीं हो रहा है. 10. द एग्रीमेंट इन द इंस्टेंट केस इज इन द नेचर ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाईज एंड नो एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जिस्ट बिटवीन मीडिया कंपनी एंड दी फॉरेन क्लाइंट. मीडिया कंपनी और फॉरेन क्लाइंट के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है. क्लियर? इसलिए द एडवर्टाइजमेंट कंपनी दैट इज YMC इज नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट बट हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड बाय द क्लाइंट टू प्रोक्योर एंड प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज. The advertising agency is providing the service to the client on its own account, इसलिए intermediary नहीं है. Clear? I hope you are getting the point. पक्का बच्चों? Yes. आइए बच्चा देखते हैं इशू नंबर 2. अब भाई इसमें क्या हो रहा है देखिए ध्यान से. Whether the issue number 2, whether the representative of the foreign client in India or the target audience of the advertisement in India can be considered as recipient of service being supplied by the advertising agency under section number 2 clause 93 of the CGST Act. सर क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने कुछ केसेस में पॉइंट रेज किया कि जो आपका फॉरेन कंपनी का, जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है, वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है. अरे भाई, हु इज कॉल्ड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस? अगर जहां पे भी कंसिडरेशन पेबल होता है तो द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन इज कॉल्ड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस. तो अगर उस फॉरेन कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है भी तो भी वो पर्सन रेसिपिएंट नहीं कहलाएगा. सेकंड थिंग, जिन क्लाइंट को सर जिन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, क्या वो रेसिपिएंट है क्या? नेवर यार. टारगेट ऑडियंस कैन नेवर बी कॉल्ड रेसिपिएंट क्योंकि दे आर नॉट लायबल टू पे द कंसिडरेशन टू द YMC. देयर रेसिपिएंट एज पर ऑफ द सर्विस मींस द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन वेयर कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. इन द इंस्टेंट सिनेरियो सर न तो कंज्यूमर सर और नहीं रिप्रेजेंटेटिव इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन. तो यहाँ पे सर भले ही रिप्रेजेंटेटिव है, भले ही वो फॉरेन क्लाइंट के बिहाफ पे YMC से इंटरेक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्लियर? रेसिपिएंट लाएगा वो फॉरेन कंपनी ही. पढ़ो फर्दर. इन दिस केस इवन इफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन क्लाइंट बेस्ड इन इंडिया इंक्लूडिंग अ सब्सिडियरी और रिलेटेड पर्सन ऑफ द सेड फॉरेन क्लाइंट इज इंटरेक्टिंग विद द एडवर्टाइजिंग कंपनी on behalf of the said foreign client, the said representative based in India cannot be considered as the recipient of service if the agreement is between the foreign client and the advertising company. Here, foreign client और advertising company that is YMC के साथ कॉन्ट्रैक्ट है बेटा. भले इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हमसे इंटरेक्ट करे, एड क्या चलना है क्या नहीं चलना है वो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इनवॉइस इज बीइंग इशूड फॉर द सेड सप्लाई बाय द एडवर्टाइजिंग कंपनी टू द फॉरेन क्लाइंट and the payment for the said service is also received by the foreign client directly from the said foreign client. इसलिए साहब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव से कोई मतलब नहीं है. Therefore, in this view, it is clarified that advertising services provided by advertising company in this case is the foreign client is the recipient of service. बेटा आया ना भाई? Yes. आइए. Whether the advertisement services provided by the advertising companies to foreign clients, तो YMC जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा 10 करोड़ का बेटा to the foreign client can be considered as performance based services as per section number 13(3). याद करो 13(3) में क्या होता है?
प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, वेयर द सर्विस प्रोवाइडर नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स ऑन विच सर्विसेज आर टू बी परफॉर्म, जैसे रिपेयरिंग सर्विस हो गया, जॉब वर्क सर्विस हो गया, या फिर वेयर द सर्विस प्रोवाइडर नीड्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन टू हुम सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड, जैसे मसाज सर, हाँ है ना, फेशियल सर, कोई ऑपरेशन करना है बेटा, कोई सर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट रिक्वायर्ड है, कुल मिला के रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह में। ऐसा भी नहीं है सर यहाँ पे, क्योंकि ये तो एडवर्टीजमेंट है। नाउ वाईएमसी प्राइवेट लिमिटेड अगर फॉरेन क्लाइंट को एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है तो ना तो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड है ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन क्लाइंट, नहीं कोई गुड्स रिक्वायर्ड स्पेस सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, इसलिए परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस में क्लासिफाई नहीं होगा, सेक्शन नंबर 13(3) अप्लाई नहीं होगा। अब ऐसे केस में सर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 दैट इज डिफॉल्ट प्रोविजन जो है जनरल प्रोविजन वो अप्लाई होगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए कोई अलग से सबसेक्शन नहीं दे रखा, तो जिसका कोई नहीं, आपको पता है क्या, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जनरल प्रोविजन अप्लाई होता है उन सारे केसेस में। क्लियर? एंड ऐसे केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस which is located outside India, और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल होती है जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 में दे रखी है, तो ये सर्विस भी एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगी, क्योंकि रेसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी रेसिपिएंट का लोकेशन दैट इज आउटसाइड इंडिया, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, दोनों पर्सन सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। क्लियर? और सर दोनों पर्सन सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, तो ऐसे केस में ये पांचों कंडीशन पूरी होती है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की, तो ये एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा अगर सारी कंडीशन पूरी होती है तो बेटा। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि सेक्शन में 13(2) लगेगा। क्लियर? डन सरकार। अब आइए इशू नंबर 4, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केसेस वेयर एडवर्टाइजिंग कंपनी लोकेटेड इन इंडिया merely acts as an agent of the foreign client in engaging with the media owners for providing media space to the foreign client। ये रहा जो केस नंबर 2 था हमारा बेटा, कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा, केवल इन दोनों को मिला रहा है ताकि मीडिया स्पेस मिल पाए प्रॉपरली एप्पल इनकॉर्पोरेशन को, तो सर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज जस्ट एक्टिंग एज अ एजेंट, आया ना भाई। और ऐसे केस में अगर वो प्योरली इंटरमीडिएट की तरह एक्ट कर रहा है तो ये सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 में कवर होगा। आइए बच्चों क्लेरिफिकेशन, in such case the agreement or contract for providing media space and broadcast of the advertisement is directly between media owner and the foreign client। देखो मीडिया एजेंसी डायरेक्ट बिल लिख रही है किसको, एबीसी इनकॉर्पोरेशन को, इन दोनों का डायरेक्ट में एग्रीमेंट हो रखा है, इसमें सर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इनको केवल मिला रहा है बेटा, आया ना भाई। द मीडिया ओनर directly raises the invoice to the foreign client for providing media space and broadcast of the advertisement, and the foreign client remit the payment for the said service directly to the media owner. In such a case, the services of providing media space and broadcasting of advertisement are directly provided by media owners to the foreign client. तो media owners are providing services to foreign client, और उनकी सर्विसेज का जो बिल होगा वो डायरेक्ट फॉरेन क्लाइंट को जा रहा है, वो सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 में कवर होगा। इनका ये दोनों का जो ट्रांजेक्शन है वो 13(2) में कवर होगा, और अकॉर्डिंगली प्लेस सप्लाई देखेंगे जो आउट ऑफ इंडिया होगा और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर होने का चांस है बेटा। पर जो इसका कमीशन है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का, अब वो देखो, इन सच अ केस द एडवर्टाइजिंग कंपनी इज merely facilitating the provision of the said service of providing media space and broadcasting the advertisement between the foreign client and the media owners and does not provide the said service on its own account। खुद को एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं दे रहा है बेटा। The advertising company invoices the foreign client for the facilitation services provided by it, जो नॉर्मली कमीशन होता है या इसकी फैसिलिटेशन फीस होगी बेटा। इस वजह से सर इंटरमीडिएट सर्विस की जो डेफिनेशन है उसमें फिट होता है बेटा। क्लियर? एंड अकॉर्डिंगली इस केस में सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 क्लोज में बी के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, विच इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इटसेल्फ, मतलब लोकेशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग कंपनी, दैट इज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। मुंबई है तो मुंबई ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा कमीशन के लिए बेटा, और उस पर जीएसटी लग जाएगा, ये एक्सपोर्ट में कवर नहीं होगा, भले ही फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है तो भी। कौन सा अमाउंट? इसका जो कमीशन वाला अमाउंट है उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। क्लियर? इस पे क्या लगेगा, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 क्लोज में बी लगेगा, दैट इज सप्लायर का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर मतलब खुद एजेंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही है। क्लियर? और हाँ ध्यान दीजिए, सर्कुलर्स को याद ना करे, हर सर्कुलर को अपना सेपरेट केस माने, उसमें लॉ अप्लाई करे और आंसर अपने आप आएगा, मेरी गारंटी बेटा। इतने सारे सर्कुलर देख के डरने का नहीं। क्लियर? चलिए एक ब्रेक लेते हैं, बहुत सारे सर्कुलर हो गए यहाँ तक बेटा। क्लियर? और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, पर यहाँ तक आपके इन पे होना चाहिए रिवीजन साथ साथ। ये सर्कुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आप देख सकेंगे एग्जाम्स के अंदर।
ओके, माहौल जबरदस्त शानदार, मिलते हैं ब्रेक के बाद एंड विल कंटिन्यू विद दी रिमेनिंग सर्कुलर्स। ओके, माहौल।